Hello everyone, this is Sahib Bilal and you are watching my web development series. Today is our first lecture about the introduction of web development. आज के लेक्चर में हम सिर्फ थोड़ी सी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी पढ़ेंगे कि वेब डेवलपमेंट बेसिकली है क्या. सो आई हैव लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक इन्फॉर्मेशन. आप कह सकते हैं कि इसके डेफिनेशन से. I have also shared my screen. So let's start our first question. Let's discuss our first question. What is web development? Web development refers to the process of building and maintaining websites or web applications that are accessible via internet or intranet. It involves various tasks include web design, web content development, client-side scripting, server-side scripting, network security configuration and many more. अब इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करें तो हमारे पास इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स आते हैं. वेब डेवलपमेंट टाइपिकली इन्वॉल्व्स 3 मेन कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सेकंड वन इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड द थर्ड वन इज डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस टेक्नोलॉजी. अब अगर हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को देखते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इन्वॉल्व्स कोडिंग दैट रन्स इन द यूजर्स web browser and determines how the web pages are displayed and how they interact with the user. It usually involves languages such as HTML, CSS and JavaScript. अगर इसका मैं आपको एक थोड़ा सा सिंपल सा ओवरव्यू दूं तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो स्क्रीन के अंदर आपको एक सिंपल गूगल का पेज नजर आएगा. गूगल का पेज है. गूगल के पेज के अंदर आपके पास एक गूगल का लोगो नजर आ रहा है. तो उसके बाद एक सर्च बॉक्स है, इनपुट टाइप है. देन आगे 2 बटन्स हैं, गूगल सर्च एंड आई एम फीलिंग लकी. एंड पे उसके फिर कुछ इसका फुटर बना हुआ है. तो ये है जो कंटेंट जिस हिसाब से लेआउट ये नजर आ रहा है कि गूगल का लोगो यहाँ पे होगा. उसके बाद ये जो अबाउट अस है, ये एडवर्टाइजिंग है, फुटर लिंक्स हैं, ये सबसे बॉटम में शो होंगे. तो ये HTML CSS की मदद से हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं कि कौन सा कंटेंट टॉप पे शो होगा और कौन सा कंटेंट बॉटम में शो होगा. अब द सेकंड major type is server-side scripting. This involves coding that runs on the web server and is responsible for generating dynamic web pages, web content, or managing interactions with databases. Common server-side scripting languages include PHP, Python, Ruby, and Node.js. जब आपने अगर एक पेज विजिट कर रहे हैं, पेज के विजिट करने के बाद आप देख रहे हैं कि बार बार उसका ना कंटेंट चेंज हो रहा है, तो इस ऐसे कंटेंट को जो चेंज होता है उसको हम डायनामिक कंटेंट कहते हैं. वो स्टैटिक कंटेंट नहीं होता. डायनामिक कंटेंट अब कहीं किसी जगह पे सेव हो रहा है, ठीक है, और उसको लोड हम किस तरीके से कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज के थ्रू, जिस चीज के थ्रू हम उसको लोड करके फ्रंट एंड पे शो करवा रहे हैं, तो वो हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमें हमारा डाटा देता है और डाटा को हम HTML CSS की मदद से शो करवा देते हैं. देन द थर्ड वन इज डेटाबेस टेक्नोलॉजी. वेब एप्लीकेशंस ऑफन नीड टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा विच इज वेयर डेटाबेसेस कम्स इन. आपने कोई भी डाटा सेव करना है, फिर उसके बाद उसको रीड करना है, तो उसके लिए आपको जिस जगह पे, जिस सर्वर के ऊपर आपका डाटा सेव हो रहा है, वो डाटाबेस ही है. कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर्म सबमिट किया, वो गूगल का जीमेल का अपने अकाउंट बनाने के लिए जो फॉर्म सबमिट किया ना, उसका यूजर जो फॉर्म है, आपका फर्स्ट नेम आया, आपका लास्ट नेम आया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर आगे ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जो बाकी उस आपने डिटेल्स एड्रेस के साथ दी है, तो वो आपका जो डाटा है वो किसी जगह पे जाकर सेव हो रहा है, ताकि जब आप कल को लॉग इन करोगे उस फॉर्म को, तो लॉग इन करने से वो आपका डाटा पहले वेरीफाई हो जाएगा. वेरीफाई होने के बाद फिर आप उसके ऊपर उसको एक्सेस कर सकते हो. ये जहां पर डाटा सेव होता है वो डाटाबेस के अंदर आती है. Web development can range for simple static websites to complex web applications such as social media platforms, e-commerce websites, content management systems and many more. अगर वेबसाइट्स को देखो तो वेबसाइट में हमारी डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स हैं. सिंपल स्टैटिक वेबसाइट्स भी होती हैं कि जिनका कंटेंट सेम है, वो कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, वो जैसे एक दफा जो लेआउट डिजाइन आपने ऑनर ने बनवाया था वो वैसे ही है, उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं है, तो वो स्टैटिक वेबसाइट है. अब फिर आगे आपको सोशल मीडिया आ जाता है सारा. फेसबुक है, यूट्यूब है, सॉरी लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है. तो आपके ना वहां पर पोस्टें चेंज हो रही हैं कि आप फिर यूजर पोस्ट कर सकता है, उसके बाद पोस्ट के अंदर डिफरेंट कंटेंट अपलोड कर सकता है, उसके बाद लाइक, शेयर, कमेंटिंग, ये सारे प्रोसेस हैं. उसके बाद यूजर की प्रोफाइल बनाने का प्रोसेस एक सेपरेट है. फिर आपने अगर पेज क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, तो वो प्रोसेस सेपरेट है. तो ये सब आप काम कर सकते हैं इसके थ्रू. सोशल मीडिया के अंदर ये सारे होते हैं. फिर अगर ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स के अंदर ये है कि
कोई भी चीज अगर आप डिजिटली सेल या परचेज कर रहे हैं तो वो एक ई कॉमर्स टर्म इसके लिए यूज होती है। अब अगर इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखें, इन 1989 द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब वाइड वेब वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय टिम बर्नर्स-ली एट सर्न, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अब सर्न ये है कि द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। बर्नर्स-ली इन्विजन द सिस्टम फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट यूजिंग हाइपरटेक्स्ट। कि बर्नर्स-ली ने सिंपल एक 1989 के अंदर एक विजन दिया था कि यार हम ये काम कर सकते हैं। फिर 1990 के अंदर बर्नर्स-ली ने डेवलप कर लिया था, एक फर्स्ट वेब ब्राउजर वेब सर्वर बन गया था जिसके ऊपर आप अपने ये पेजेस को व्यू कर सकते हैं। पहला उसने वेब ब्राउजर क्रिएट कर लिया था। इन 1991 द फर्स्ट वेब पेज वाज पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट। फिर 1991 के अंदर पहला वेब का पेज भी बन चुका था जिसको आप इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इन 1993 द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस NCSA released the first widely popular web browser called Mosaic। इसकी मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री निकाली है। दिस वन, ये मैंने उसकी विकिपीडिया का पेज ओपन किया तो आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो ये पहला ब्राउजर था जिसको हम इंटरनेट वाले पर्सन से यूज कर रहे थे। देन इन 1994 द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C was founded by Tim Berners-Lee to oversee and develop web standards. Major business and universities began establishing an online presence। कि अब इसने मतलब 1994 के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C फाउंड हो गया, उसको बना लिया। तो उसके जो वेब के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करने के लिए, ताकि वो उसको चेक कर सके कि वेब के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर 1995 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर रिलीज किया था एंड 1998 के अंदर गूगल फाउंड हुआ था और उसके बाद गूगल बिकम्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। अब आप किसी बंदे को भी नहीं पता, जिसको थोड़ा बहुत इंटरनेट का पता हो तो गूगल का उसको आइडिया होगा, और किसी चीज का आइडिया हो। जैसा फेसबुक का और यूट्यूब का आइडिया है वैसे गूगल का आइडिया लाजमी होगा। यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस देखते हैं, फेसबुक के ऊपर आपकी वो पोस्टें चलती हैं और आपके गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज आते हैं, ये आपका होगा। इन 2000 द .com bubble burst, leading the decline of many early internet companies. However, new technologies like broadband internet, social media and smartphones drove further web growth। तो उसके बाद इसके मजीद ग्रोथ बताइए। ग्रोथ में किस किस ने हेल्प किया? सोशल मीडिया ने किया है, ब्रॉडबैंड ने किया है। कि अगर आप सोशल मीडिया को अगर इंटरनेट से निकाल देते हैं तो उससे पहले इंटरनेट का यूज बहुत कम था, जस्ट कंपनीज के लेवल के ऊपर काम जिसका चल रहा था, आम बंदे की नॉलेज के अंदर इंटरनेट का इतना इस्तेमाल नहीं था। फिर जैसे ही सोशल मीडिया जब हमारी एक्सेस इजी हुई है तो सोशल मीडिया हमारे हाथ के अंदर आया, तो हर बंदा फेस के ऊपर है, हर बंदा इंटरनेट के ऊपर चीज है, हर बंदा वीडियोस देख रहा है यूट्यूब के ऊपर। अगर करंट सिनेरियो देखें तो टुडे वेब हैज बिकम एन इंटीग्रेटिव पार्ट ऑफ डेली लाइफ ग्लोबली। कि आजकल के दौर के अंदर इंटरनेट एक बेसिक नीड है हर बंदे की। हर बंदा फेसबुक यूज कर रहा है, यूट्यूब यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, कोई ना कोई चीज ऑनलाइन फॉलो कर रहा है, या कोई ऑनलाइन अपना कंटेंट अपलोड कर रहा है, या वहां से कंटेंट व्यू कर रहा है, या तो एज अ बायर काम कर रहा है या एज अ सेलर काम कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम नेक्स्ट अपना जो फर्स्ट टॉपिक हमारा HTML के बारे में, जो पहले अपने 3 टर्म्स पढ़ी हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, हम उसमें जो पहले लैंग्वेज है HTML, हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।